बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 174 इकसास सुन चुके हैं और अब 175 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। गालिबन वैसा लहजा सुनने का आदी नहीं रहा होगा, लेकिन नागवारी का वो तासर लम्हाती था। उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया और उसके ऊँटों पर मुस्कुराहट नजर आने लगी। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बेबी को घर भेज दो, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने हैरत से कहा। उसकी कलाम में मौजूदगी के एहसास से ही मेरा ध्यान मुंतशिर होने लगता है। मैं यकसोई से गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। जैसे आपकी मर्जी, मैंने कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल आया। मैनेजर के कमरे तक पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लिली वहां मौजूद थी। क्या हुआ? उसने मुझे देखते हुए बेताबी से पूछा। वो मुझसे तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं। तुम घर वापस चली जाओ, मैं बाद में तुम्हें तफसीलात बता दूंगा। नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, ख्वाह कितनी देर क्यों ना लग जाए, मैं यहीं रहूंगी। लिली ने हट धर्मी से कहा। जिद मत करो लिली, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें फोन पर तफसीलात बता दूंगा, लेकिन इतनी रात को मैं अकेली कैसे जाऊंगी? उसने मुझे कहा, बाहर टैक्सी मौजूद है, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ कि वो तुम्हें छोड़ आएगा। वो बादल ने खासा वापस जाने के लिए तैयार हुई। मैं उसे लिए हुए बाहर टैक्सी तक आया। टैक्सी ड्राइवर पिछली नशिस्त पर नीम दराज खर्राटे ले रहा था। फिजा में हल्की सी खनकी फैली हुई थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर को उठाया और उसे हदायत की कि लिल्ली को उसके फ्लैट पर छोड़कर वापस यहीं आए। एहतियातन मैंने उसे तयशुदा रकम भी अदा कर दी थी। फोन करना मत भूलना, लिल्ली ने रुखसत होते हुए कहा। बेफिक्र रहो, मैं फौरन तुम्हें मुतल्ला कर दूंगा। चंद मिनट बाद मैं दोबारा आंद्रे के मुकाबिल आरामदेह कुर्सी पर विराजमान था। लिली चली गई है। मेरा ख्याल है अब आप यकसोई से गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं दरअसल ये जानना चाहता था कि लिली से तुम्हारे ताल्लुकात कब से हैं? लिली से मेरे ताल्लुकात 3-4 मुलाकातों की हद तक महदूद हैं। मैंने उससे कहा। नामुमकिन। उसकी आंखों से हैरत झलक रही थी। ये नहीं हो सकता। मैं आपकी हैरत की वजह समझने से कासर हूं मिस्टर आंद्रे। 3-4 मुलाकातों में वो किसी से भी इस कदर बेतकल्लुफ नहीं हो सकती। मैं तो हरगिज नहीं समझता कि हम में कोई ज्यादा बेतकल्फी है। उसके बावजूद वो तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। आंद्रे ने तंजिया अंदाज में कहा। न सिर्फ चली आई बल्कि तुम्हें यहाँ जुआ भी खिलवाया। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ सका कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। ताहम मैं आपको अपने और लिली के ताल्लुकात की तफसील से आगाह किए देता हूँ। मैंने मुख्तसरन आंद्रे को सारी रोदाद सुना दी। तो वो तुम्हारा एहसान उतारने की खातिर तुम्हें मेरे जरिए कोई मुलाजमत दिलवाना चाहती है। आंद्रे ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। और जब मैंने उसे मजबूर किया तो मिस्टर डेनिस, मैं बहुत असूल पसंद आदमी हूँ और ये पसंद नहीं करता कि कोई मेरे उसूल तोड़े। मेरी यही उसूल पसंदी मेरे और लिली के इख्तलाफात का बायस है। अब उसने तुम्हारी खातिर क्लब के कई उसूल पामाल किए हैं। आप ये क्यों नहीं कहते मिस्टर आंद्रे कि आपकी साहिबजादी भी आप ही की तरह उसूल पसंद है, बल्कि इस मामले में वो आपसे कुछ आगे ही है, वरना उन्होंने आसाइश और बड़ी जिंदगी ठुकराने पर आपसे मुजालत को तरजीह दी होती। मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया। आंद्रे ने उसीले अंदाज में मेज पर हाथ मारा। उसे समझाओ कि आइंदा क्लब का रुख न करे। मुझे अफसोस है मिस्टर आंद्रे, मैं कोई वादा नहीं कर सकता। लिली अपनी मर्जी की मालिक है, मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। इसके इवज मैं तुम्हें मुलाजमत देने को तैयार हूँ। आंद्रे ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। मैं अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। लिली उसकी इकलौती औलाद थी। इस बार से आंद्रे की पेशकश कोई गैर मुतवक्के बात नहीं थी। अपनी इकलौती बेटी के मोहसिन को मुलाजमत दे देना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, मगर ना जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बात सिर्फ इतनी ही नहीं, मेरी छठी इस किसी अनजाने खतरे की निशानदेही कर रही थी। मुलाजमत की नोयत क्या होगी? मैंने उससे पूछा। मेरा कारोबार कई ममालिक में फैला हुआ है। 3/4 दुनिया में मेरी फैक्ट्रियों की मसनूआत फरोख्त होती हैं। तुम मुझे क्या समझते हो? इस क्लब पर मत जाओ, इसकी तो हकीकत ही कुछ नहीं। ये तो मेरे शौक की चीज है, वरना मैं अरबपति हूँ। मुझे मालूम था कि वो ठीक कह रहा है। यहूदी इसी तरह आलमी मंडियों पर छाए हुए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमान मुल्कों में भी इनकी मसनूआत उसी तरह मकबूल है जैसे दीगर मुल्कों में मकबूल है। अगर सिर्फ मुसलमान ही इन मसनूआत का बाइकाट कर दें तो इनकी बढ़ती हुई कुव्वत को खासा दचका पहुंच सकता है। अगर आपका कारोबार पूरी दुनिया पर मुहित हो, तब भी मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे किस नोयत की मुलाजमत मिलेगी।
जब मुझे किसी शख्स को मुलाजिम रखना होता है तो मुझे उससे कोई गरज नहीं होती कि मैं उसे किस नौइयत की मुलाजमत दूंगा, और जब मुझे किसी की मुलाजमत इख्तियार करना होती है तो मुझे सबसे ज़्यादा गर्ज इसी बात से होती है कि काम की नौइयत क्या होगी। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मुझे ये बात सख्त नापसंद है कि मेरे मुलाजमीन मुझसे बहस व तमहीज़ करें, और मैं हर कीमत पर अपनी इज्जत नफ्स बरकरार रखना पसंद करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम में एक अच्छे मुलाजिम की कोई भी आदत नहीं, आंद्रे ने रऊनत से कहा, और ये बात भी साबित हो चुकी है कि आप में एक भी ऐसी खूबी नहीं जो किसी अच्छे मालिक में होना ज़रूरी होती है। मेरा ख्याल है मैं आपके पास मुलाजमत नहीं कर सकूंगा। आंद्रे ने बड़े गौर से मुझे देखा। आज तक मैं समझता था कि लिली बहुत समझदार लड़की है, लेकिन अगर उसने तुम्हें वाकई मुलाजमत दिलवाने की ठानी है तो मेरे ख्याल में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की है। मैं भी यही कुछ सोच रहा हूँ, मैंने निहायत इत्मीनान से कहा। मैं इस गलतफहमी में था कि आप भी लिली की तरह समझदार होंगे, मगर आपसे मिलकर पता चला कि मामला कतई बरक्स है। तुम इंतहाई बदतमीज और नाइंजार शख्स हो, तुम्हें गुफ्तगू तक करने की तमीज नहीं। आंद्रे का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। लिली के डैडी होने के हवाले से आप बहरहाल मेरे लिए मोहतरम है, वरना मैं आपको जवाबी कलमात से जरूर नवाजता, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। तुम हद से ज्यादा मगरूर आदमी हो। तुम जैसे 2 टके के लोग हजारों की तादाद में मेरे मुलाजिम हैं। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझ पर तरह तरह के इल्जामात आयद कर रहे हो। अभी तक तो मैंने आप पर एक भी इल्जाम आयद नहीं किया। जो कुछ भी मैंने कहा है उसका एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। तुम बकवास करते हो। वो आपे से बाहर हो गया। क्या तुमने ये नहीं कहा कि मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं जो किसी अच्छे मालिक में होना जरूरी है? बिल्कुल कहा है, और मुझे इसका यकीन भी है। मैं तुम्हें इसकी दलील भी दे सकता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, और इसका सबूत भी पेश कर सकता हूँ, उसने दांत पीस कर कहा। और मुझे अफसोस है कि ना तो मैं तुम्हारी दलील सुन सकूंगा और ना ही कोई सबूत देख सकूंगा। अव्वल तो मेरे पास इतना वक्त नहीं, अगर वक्त होता तो मैं तब भी तुम्हारे पास मजीद ना रुकता, इसलिए कि जब मुझे एक मुलाजमत करनी ही नहीं तो मैं बिला वजह अपना वक्त फजूलियात में क्यों ज़ाया करूं। अब तुम ये जता रहे हो कि तुम मुझसे भी ज्यादा मसरूफ आदमी हो। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने उससे कहा। और इस कमरे में ना तो कोई शख्स अपनी मर्जी से दाखिल हो सकता है और ना ही अपनी मर्जी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी हुक्मरानी है। मेरे कान खड़े हो गए। उसका अंदाज बता रहा था कि जो कुछ वो कह रहा है 100% हकीकत है, मगर मैं किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। मैंने बड़ी बेपरवाही से कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो छोटे आदमी को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। अगर मुझे लिली का ख्याल ना होता तो तुम्हें धक्के दिलवाकर सड़क पर फेंकवा देता। मेरा अंदाजा भी यही था, मैंने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? आंद्रे भड़क उठा। मैं कह रहा हूं कि जो कुछ कहना है जल्दी से कह डालो और मुझे फिर इजाजत दो, मुझे बहुत से काम है। मिस्टर डेनिस, मैं बहुत बाखबर आदमी हूं। तुम ये बताओ कि तुमने खेल के दौरान शार्पिंग क्यों की थी? अब मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी मुझ में क्या दिलचस्पी थी, लेकिन बज़ाहिर मैंने गुस्से से कहा, यही इल्जाम मुझ पर मेरे उरीफ खिलाड़ी ने भी आयद किया था। ये इल्जाम नहीं है मिस्टर डेनिस, ये एक अटल हकीकत है। कहे जाओ, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? तुमने खुद 3 इक्के रखे थे और उन दोनों को 3 बादशाह और 3 बेगमें दी थी। मकसद ये था कि उनसे से ज्यादा रकम बटोर सको। मैंने वो पत्ते उन्हें खास तौर पर गड्डी में से निकाल कर नहीं दिए थे, बल्कि इत्तफाक ऐसा हुआ कि पत्ते उसी तरतीब से बटे। मैं ऐसे किसी इत्तफाक पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने अपना सर बड़ी शदोमत से नफी में हिलाते हुए कहा। तो फिर मुझे जादूगर तस्लीम कर लो। मैं मुस्कुराया, इसलिए कि इतनी आला शार्पिंग करना नामुमकिनात में से है। मेरा भी यही ख्याल था कि ऐसी शार्पिंग नामुमकिन है, मगर तुमने साबित कर दिया कि ये मुमकिन है। लेकिन मुझे वो तरीका मालूम नहीं जिसके जरिए मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं, मैंने खुश्क लहजे में कहा। हट नरमी छोड़ो, तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। मेरे पास मुलाजमत कर लो, बहुत जल्द तुम माला माल हो जाओगे। अगर मेरे हाथों में ऐसा ही जादू होता तो मुलाजमत की तलाश में मारा मारा ना फिरता, मैं खुद ही माला माल हो गया होता। अच्छा और बुरा वक्त हर एक पर आ जाता है। तन्हा ऐसे काम करने में बड़े खतरात होते हैं। मेरे साथ रहकर काम करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें 50% कमीशन भी दूंगा। बोलो, मंजूर है? ओह मेरे खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गया।
मैंने अपने सर पर हाथ मारा। अब मैं वाकई ये सोच रहा था कि किस मुश्किल में पड़ गया। मेरे सामने एक अहम मिशन था जिसकी तकमील के लिए जल्द से जल्द मेरा शीगोराय पहुंचना बहुत जरूरी था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। एयरपोर्ट पर लकी हावर्ड मेरा इंतजार करेगी और यहाँ ये मरदूद मेरी जान को आ गया था। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस किस्म का क्लब चलाने वाले लोग पेशावर गुंडों की खिदमत जरूर हासिल करते हैं जो दरअसल उनके मुलाजिम होते हैं। और आंद्रे तो बहुत बड़ा आदमी था, उसके पास बेपनाह दौलत थी। यकीनन इसने क्लब की हिफाजत के लिए बहुत खास किस्म के इंतजाम कर रखे होंगे जिन्हें देखना सरसरी निगाह में नामुमकिन होगा। उसने जो दावा किया था उसके पीछे भी ऐसी ही कोई मजबूती कार फरमा थी। मैं कोई हंगामा बर्पा नहीं करना चाहता था। इस क्लब से मुझे पूरी तरह वाकफियत नहीं थी। मेरा अंदाजा था कि वहां सैकड़ों की तादाद में मुलाजिम रहे होंगे। अगर बाफर्दे महाल मैं वहां से लड़ झगड़ कर निकल जाता हूँ तब भी ये इम्कान नहीं था कि इस वक्त तलाबीब से बाहिफाजत बाहर निकल सकूंगा। ये बात यकीनी थी कि इन लोगों की मर्जी के खिलाफ यहाँ से बाहर निकलते ही वो पुलिस को फोन करके मुतला कर देंगे और सड़कों पर चेकिंग शुरू हो जाएगी। फिल वक्त इस सूरत-ए-हाल से बच निकलने की कोई तदबीर मेरी समझ में नहीं आ रही थी। तुम किसी मुसीबत में नहीं फंसे, आंद्रे ने नरम लहजे में कहा। बस ये इतराफ कर लो कि तुमने शार्पिंग की थी और मेरी ऑफर कबूल कर लो। मुझे उस फ्रांसीसी यहूदी पर बड़ी शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि उसका ठिंटुआ दबा दूं, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। तिलाबीब से बाहर निकलने की इस आखिरी मरहले पर मैं हालात बिगाड़ना नहीं चाहता था। अगर मुझे शार्पिंग आती होती तो मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल करने में क्या आर हो सकता था। उसने एक तवील सांस ली। तो तुम यूं नहीं मानोगे, उसने कहा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं कितना बाखबर आदमी हूँ। उसने अपने सामने मेज पर रखी हुई इंटरकॉम का बटन दबाया। फिल्म तैयार होगी, उसने रिसीवर में कहा। फिर दूसरी तरफ से जवाब सुनने के बाद बोला, ठीक है फिल्म चलाओ। वो रिसीवर वापस रखकर मुस्कुरा दिया। अब तुम्हें मेरे बारे में अंदाजा होगा। वो पलकें झिपकाए बगैर उसे देख रहा था। उसके होंठों से चिपकी हुई मुस्कुराहट बड़ी पुरअसरार थी। दफातन कमरे की सारी रोशनियां बुझ गईं। आंद्रे की अकबी दीवार में एक छोटा सा खिला नमूदार हुआ जिससे रंग बिरंगी रोशनियों की लहरें खारिज हो रही थी। अपनी अकबी दीवार की तरफ देखो। अंधेरे में आंद्रे की आवाज उभरी। मैंने अपनी कुर्सी का रुख तब्दील कर लिया। रंग बिरंगी रोशनियों की लहरें अकबी दीवार पर मौजूद एक बड़े से स्क्रीन पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर नजर आने वाले मंजर ने मेरे जिस्म में सिनसनी की लहरें दौड़ा दी। स्क्रीन पर टेबल नंबर 9 का मंजर दिखाई दे रहा था जहां मेरे और लिल्ली के अलावा वो अफराद भी नजर आ रहे थे जिनके साथ मैं खेला था। मैं सख्ते के आलम में स्क्रीन को देख रहा था। अब कहीं जाकर आंद्रे की सलाहियतें मुझ पर वादे होना शुरू हुई थी। वो मेरे अंदाजों से कहीं बढ़कर शातिर आदमी था। फिल्म से अंदाजा हो रहा था कि उसकी तैयारी में कई कैमरे इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा फिल्म की बाकायदा एडिटिंग भी की गई थी। स्क्रीन पर मुख्तलिफ मनाजर तेजी से गुजर रहे थे। फिर चंद ही मिनट बाद वो मरहला आ गया जब मैंने आखिरी बाजी के लिए पत्ते बांटे थे। इस मरहले पर फिल्म अचानक स्लो मोशन हो गई। पूरे स्क्रीन पर सिर्फ मेरा हाथ और मेज की सतह थी जिस पर पत्ते बिखरे हुए थे। टेबल पर जो कुछ मैंने किया था इतनी फुर्ती और सफाई से किया था कि आम आदमी की निगाह उसे देख नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ तो मनाजर स्लो मोशन में चल रहे थे। पत्तों को यकजा करते वक्त मैंने कुछ पत्ते इधर उधर किए थे। खेल के दौरान इस चीज की कोई अहमियत नहीं होती, मगर इस वक्त ये चीज बहुत अहम हो गई थी। स्क्रीन पर यह देखना जरा मुश्किल नहीं था कि मैंने कुछ पत्ते गड्डी में एक मखसूस जगह पर रखे थे। फिर पत्ते पीसने के दौरान वो पत्ते गड्डी में सबसे ऊपर आ गए थे। उसके बाद मैंने गड्डी मेज पर रखी। गड्डी दरमियान से काटी गई थी। मैंने दोबारा सारे पत्ते यकजा किए। इस अमल के दौरान मैंने कटे हुए पत्ते जिन्हें गड्डी में ऊपर आना चाहिए था दोबारा नीचे रख दिए थे। ये काम मैंने इंतहाई सफाई से किया था कि इंसानी निगाह तो इसे देख ही नहीं सकती थी, मगर इस कमबख्त स्लो मोशन ने दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया था। थोड़ी देर बाद फिल्म खत्म हो गई और रोशनियां दोबारा जल गई। मैंने अपना रुख आंद्रे की तरफ मोड़ दिया। अब क्या कहते हो? आंद्रे ने तंजिया लहजे में कहा। फिल्म बड़ी मेहनत से बनाई गई है, खास तौर पर एडिटिंग तो लाजवाब है। तो तुम लाजवाब हो गए। तुम तस्लीम करते हो कि तुमने पत्ते लगाए थे। मेरे तस्लीम करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ तो साबित हो चुका है, मैंने बेपरवाही से कहा। तो तुम मुलाजमत कबूल करने पर आमादा हो। पहले ये बताओ कि और कितने शार्पर तुम्हारे मुलाजिम हैं। तुम्हें इससे क्या मतलब? तो तुम अपने काम से काम रखो।
मतलब क्यों नहीं? तुमने मेरे खिलाफ बाकायदा फिल्म बंदी की, हालांकि मेरे उरीब फरिश्ते नहीं थे। वो दोनों तो पेशावर शार्पर हैं। अगर उन्हें शार्पर तस्लीम कर भी लिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम उनसे हारे तो नहीं हो ना। क्या तुम वाकई वापस रकम लेना चाहते हो जो मैंने जीती है? उसूलन तो उस रकम पर तुम्हारा हक नहीं है, इसलिए कि मैंने बेईमानी के जरिए वो रकम जीती है। और दूसरी तरफ तुम इस बेईमानी के लिए मुझे माकूल तनख्वाह के अलावा 50% कमीशन की पेशकश भी कर रहे हो। क्या मैं ये समझ लूं कि तुम इनकार कर रहे हो? फर्ज करो मैं इनकार कर देता हूँ, तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम यही करोगे ना कि मुझसे वो रकम वापस ले लोगे जो मैंने यहाँ जीती है। नहीं, मैं तुम्हें अपने पास मुलाजमत के लिए मजबूर कर दूंगा। चलो, आज तक तो कोई मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सका, अब ये तजर्बा भी सही। मैंने उससे कहा। आंद्रे के होंठों पर तहकीर अमीद मुस्कुराहट नजर आई। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था, उसने कहा और आज से कमरे के दाहिनी जानिब वाली दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने उस दीवार की जानिब देखा। दीवार दरमियान से शक हो गई थी और उसके दोनों हिस्से यूं अलहदा हो गए थे जैसे स्लाइडिंग डोर एक तरफ से दूसरी तरफ खिसक जाता है। दीवार दरमियान से शक होकर उसके दोनों हिस्से सिरक कर गायब हो गए थे। दीवार की दूसरी जानिब बेदवी शक्ल का एक हाल था जो तेज रोशनी से मुनव्वर हो रहा था। हाल के बस में एक देव का स्याह फाम खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। उस स्याह फाम का कद 6.5 फीट से कम हरगिज ना होगा। उसका ऊपरी धड़ बनैना था और उसके बाजुओं की मछलियां फटक रही थी। हाल के ऊपरी हिस्से में गैलरी बनी थी, वहां भी चंद अफराद बैठे नजर आ रहे थे। मैंने आंद्रे की तरफ देखा, वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। अब भी वक्त है, आंद्रे ने कहा। तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हो, लेकिन मैं नजरसानी करने के लिए फैसले नहीं करता मिस्टर आंद्रे, मैंने हकारत अमेज लहजे में कहा। तो फिर जाओ और साबित करो। आंद्रे ने हाल की तरफ इशारा किया। और अगर मैं खुद जाने से इनकार कर दूं तो? इस कमरे में मौजूद एक खुदकार मैकेनिज्म है, तुम्हें हाल में उछाल फेंकेगा। इस सूरत में तुम्हारी हड्डियों की जमानत भी नहीं दी जा सकेगी। इस सूरत में तुम्हारी हड्डियों की जमानत भी नहीं दी जा सकेगी। फिर तो मजबूरी है, मैंने कांधे उचका कर कहा और हाल की तरफ चल दिया। एक बात का ख्याल रहे, मैंने दफतन पलट कर आंद्रे से कहा, मैं तुम्हारे आदमी की किसी टूट फूट का जिम्मेदार नहीं होगा। मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे लिए हर किस्म की ओवरहालिंग का इंतजाम मौजूद है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ओवरहालिंग की जरूरत किसे पड़ेगी, मुझे या तुम्हारे इस किराए के टट्टू को, मैंने कहा। और आंद्रे के तासरात देखे बगैर पलट कर हाल में दाखिल हो गया। हाल का फर्श चौबी था। ये फर्श देखकर मुझे डांसिंग फ्लोर याद आए जो आमतौर पर चौबी हुआ करते हैं। डांसिंग फ्लोर की तरह शायद वहाँ भी बोरिक एसिड छिड़का गया था, मगर अब इसका बराए नाम असर रह गया था। वैसे आफाम से चंद कदम के फासले पर रुक गया। वो बेपनाह ताकतवर आदमी मालूम हो रहा था और उसके जिस्म में बिजलियां सी कूदती हुई मालूम हो रही थी। मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं एक बार उसकी गिरफ्त में आ गया तो फिर फरिश्ते अजल ही उसकी गिरफ्त से मेरी रिहाई का परवाना लेकर आए, वगरना उसकी जाहिरी ताकत को मद्देनजर रखते हुए उसकी गिरफ्त से निकलना तो नामुमकिन ही मालूम होता था। मैंने फैसला किया कि उससे दूर ही रहकर मुकाबला करूंगा। उसके बारे में मेरा एक और अंदाजा ये था कि उसमें ताकत तो बेहद है, मगर उसमें फुर्ती की कमी है। मुझे खुद से चंद कदम के फासले पर रुकते देखकर उसने अपना दायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो रवायती अंदाज में मुकाबला शुरू करने से कबल मुझसे हाथ मिलाना चाहता था, मगर मैं कोई हमाकत करने के मूड में नहीं था। मैं मजीद 2 कदम पीछे हट गया। उसने मेरे यूं पीछे हटने को मेरी खौफजदगी पर महमूल किया और उसके होंठ मुस्कुराने के से अंदाज में फैल गए। आगे बढ़कर मर्दों की तरह मुकाबला करो। हाल में मिस्टर आंद्रे की आवाज गूंजी। वहां भी दीवारों पर स्पीकर नस्ब थे। मुझे तो ये देव आदमी की बजाय कोई मशीन मालूम हो रहा है। मैंने स्याहवाम देव पर निगाहें जमाए जमाए बुलंद आवाज में कहा, ये हड्डियों को चूरा चूरा बनाने वाली मशीन है, जरा ख्याल रखना। इसका मुंह में जबान नहीं, ये गूंगा है, लेकिन मैं बेजबान जानवरों को हमेशा तरस खाकर छोड़ दिया करता हूँ। मेरे मुकाबले में तो कोई जबान दराज लाओ। जरा ही देर में सारी जबान दराजियां दरी की दरी रह जाएंगी। मिस्टर डेनिस, जितना चहक सको चहक लो, लेकिन ये बेजबान जानवर आगे क्यों नहीं बढ़ता? इससे कहो कि मुझ पर हमला करे। तुम अगर इससे हाथ मिला लेते तो इसे मालूम हो जाता कि मुकाबले का आगाज हो चुका है। अब वो ये समझ रहा है कि तुम इस मुकाबले से भागना चाह रहे हो और ये सिर्फ मर्दों से मुकाबला करना पसंद करता है। पीठ दिखाने वालों पर हाथ उठाने से गुरेज करता है। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अब भी मान जाओ। उसकी बात का जवाब देने की बजाय मैं दफातन 2 कदम आगे बढ़ा और हवा में उछलकर स्याहवाम के सीने पर फ्लाइंग किक मार दी।
मेरी भरपूर फ्लाइंग किक का उस पर सिर्फ इतना असर हुआ कि वो एक कदम पीछे हट गया। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मैंने किसी सतून के फ्लाइंग किक रसीद की हो। मैं दाहिने हाथ के बल फर्श पर आया और बिजली की सी सूरत से दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं उसकी जिस्मानी मजबूती पर हैरान रह गया। मेरी नाकामी देखकर उसके होंठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट उभर आई। शाबाश डेनिस, स्पीकर से आंद्रे की आवाज उभरी। तुमने वाकई बहादुरी का सबूत दिया है। बस अब ये स्याह फाम तुम्हारी चटनी बनाकर रख देगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं जवाब देने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं था। स्याह फाम देवगामत मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखें वैश्याना अंदाज में चमक रही थी। मेरी तमाम तर तवज्जो स्याह फाम पर मरकूज थी। अभी तक मैं उससे मुकाबला करने का कोई वादे लाया अमल मुरतब नहीं कर पाया था, लेकिन ये बात तो मैंने तय कर रखी थी कि उससे दूर ही दूर रहकर मुकाबला करना होगा। मैं उसके सामने एक बोना मालूम हो रहा था और हमारे दरमियान ताकत के तनासब की कैफियत भी यही थी। वो ऐसा ऐसा मेरी तरफ बढ़ रहा था, मैं भी उसी रफ्तार से पीछे हट रहा था और हमारे दरमियान फासला बरकरार रहा था। फिर पीछे हटते हटते मैं दीवार से जा लगा। मजीद पीछे हटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। तब मैं दाईं बाईं हट सकता था, मगर मैंने उसके बरक्स फैसला किया और अपनी जगह रुककर खौफजदा अंदाज में उसे अपनी तरफ बढ़ते देख रहा था। मुझसे चंद कदम के फासले पर रुककर उसने घूंसा बनाया और अपना हाथ सर से बुलंद कर लिया। फिर उसके घूंसे का सफर मेरे मुंह की सिमत शुरू हुआ। वो बिलाशुबा मुंह का बोसा कर देने वाला घूंसा था, लेकिन उसके लिए उसके घूंसे और मेरे मुंह की मुलाकात जरूरी थी। अपने चेहरे का मुस्तकबिल मुझे बेहद लजीज था, लिहाजा ऐन उसी लम्हे जब उसका मुक्का मेरे चेहरे से टकराने वाला था, मैंने अपनी जगह छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि उसका घूंसा पूरी ताकत से पुख्ता दीवार से टकराया। हड्डियां चटकने की आवाज मैंने साफ सुनी थी। साथ ही स्याहफाम के हल्क से करबनाक चीख बरामद हुई। इस मौके पर उसे कोई मौका देना खतरनाक साबित हो सकता था। चुनाचे मैंने उससे दूर हटते हुए अपने बूट की भरपूर ठोकर उसके पहलू पर रसीद कर दी। ठोकर ऐन गुर्दे के मकाम पर पड़ी थी। उसके मुंह से एक और दर्दनाक चीख निकली। मैं उससे दूर हटता चला गया। वो गजबनाक अंदाज में मेरी तरफ मुड़ा। उसका दायां हाथ पहलू में झूल रहा था और बाएं हाथ से उसने अपना बायां पहलू दबा रखा था। उसके होंठों से मुस्कुराहट काफूर हो चुकी थी और अब उसकी आंखों से चिंगारियां सी निकलती हुई महसूस हो रही थी। मैं उस पर पहली कारी ज़रब लगाने में कामयाब हो गया था, मगर मुझे मालूम था कि अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। उस पर मजीद कई ज़रबात लगाना बहुत जरूरी था। उसने सर झटका और इस बार निस्बतन तेजी से मेरी तरफ झपटा। अब बायां हाथ उसने अपने गुर्दे पर से हटा लिया। मैं अपनी जगह रुका और फिर बिजली की सी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए मैं पूरी कुव्वत से फिजा में उछला। इस बार मेरी फ्लाइंग किक का हदफ उसका चेहरा था और मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वो फुर्तीला आदमी नहीं था, वरना मुमकिन था कि मुझे जकाई दे जाता। मेरी फ्लाइंग किक ने उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। वो उलटकर फर्श पर जा गिरा। उसके मुंह और नाक से खून जारी था जो चौबी फर्श में जज्ब हो रहा था। मैंने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा। 3 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। गोया लकी हावर्ड एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली होगी। मुमकिन है पहुंच चुकी हो। वो वहाँ कितनी बेचैनी से मेरा इंतजार करेगी ये मैं अच्छी तरह जानता था। मैं खुद भी कम मुजरिब नहीं था, मगर सवाल ये था कि सिर्फ मुजरिब होने से क्या होता है। अगर मुजरिब होने से मसाइल हल हो जाया करते तो दुनिया में कोई मसला दरमियान में ना रुकता। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये था कि मैं करता तो क्या करता। मैं किराए के आदमियों पर हाथ उठाना अपनी थोइन समझता हूँ। मिस्टर आंद्रे, मैंने बावाज़े बुलंद कहा, तुमने देख ही लिया होगा कि मैंने इसे हाथ में नहीं लगाया। अब या तो इसे यहाँ से हटवा लो, वरना ये मेरे पैरों से जाया हो जाएगा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मिस्टर डेनिस। आंद्रे की बर्राई हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारे बारे में मुझसे अंदाजे की गलती हुई थी। अब मैं तुम्हें देखूंगा। ये सरासर ज्यादती है, मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा। मैं शिकस्त खा जाता तो मुझे तुम्हारी बात तस्लीम करना पड़ती, लेकिन तुम्हारा आदमी शिकस्त खा गया है तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हें यहाँ से पूरी धूमधाम के साथ रुखसत किया जाएगा। आंद्रे की तंजिया आवाज आई। हमारे दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ था। तुम इस वक्त मेरे रहमो करम भर हो, और अगर तुमने खुद को मेरी नजरों में नाकाबिले शिकस्त साबित कर दिया तब तो तुम यहाँ से निकल सकोगे, वरना नहीं। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब मैंने इस मनूस क्लब में कदम रखा था। अगर मैंने रकम की फराहमी का कोई मुतबादल बंदोबस्त कर लिया होता तो इस मुसीबत में न फंसता। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि क्लब के मुलाजमीन में मुसल्ला मुहाफिज भी होंगे और मैं निहत्ता आदमी गोलियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। मास्टर, दफतन हाल के स्पीकर से आंद्रे की आवाज गूंजी।
مسٹر ڈینس کے لیے کسی مد مقابل کا نام تجویز کرو۔ گیلری میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر زرد رنگ کا لبادہ تھا اور اس قد و قامت کے اس شخص کے نقوش اسے مشرقی بعید کے کسی ملک کا باشندہ ظاہر کر رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث میں اس کی عمر کے بارے میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ پہلی فائٹ یک طرفہ ہوئی ہے آندرے، اس شخص نے جسے ماسٹر کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا باوقار انداز میں جواب دیا۔ اس لیے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ شخص کس قدر صلاحیتوں کا حامل ہے، تاہم اس کے انداز و اعتبار کے پیش نظر میں یہ پیشین گوئی کر سکتا ہوں کہ یہ ناقابل شکست ثابت ہوگا۔ اس کے لڑنے کے انداز میں اگرچہ بہت زیادہ پختگی نظر نہیں آتی، مگر اس میں وہ وقار موجود ہے جو صرف ماسٹروں کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے تمہیں اس کی عزت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا ماسٹر، آندرے کی غصیلی آواز ابھری۔ تم سے اس کا مد مقابل تجویز کرنے کو کہا گیا تھا۔ اپنے لہجے پر توجہ دو آندرے، ماسٹر نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، مجھے افسوس ہے لیکن میں اس شخص کو ہر قیمت پر تسخیر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مشاہدے کے مطابق یہ شخص طاقت سے تسخیر نہیں کیا جا سکتا اور میں نے اسے ہر قیمت پر تسخیر کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ بعد میں یہ نہ کہنا کہ یوان نے متربع نہیں کیا تھا، ماسٹر نے کہا اور بیٹھ گیا۔ سیاہ فام کے حلق سے غراٹیں خارج ہو رہی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پورے حال میں اس کے کرانے کی آوازوں کی سوا اور کوئی آواز نہ تھی۔ چند لمحوں کے بعد دوبارہ آندرے کی آواز سنائی دی۔ اگر تم ڈینس کے لیے مد مقابل کا نام تجویز کرنے سے گریز کر رہے ہو تو پھر یہ کام میں خود کروں گا۔ ڈیوڈ، تم ڈینس کا مقابلہ کرو گے؟ گیلری میں ایک اور شخص کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا لبادہ تھا۔ اس نے سر کو مدبانہ انداز میں خم کیا اور پلٹ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ذرا ہی دیر بعد ہال کے ایک اور دروازہ کھلا اور اس کے کھلے ہوئے دروازے میں سے سرخ لبادے میں ملبوس ڈیوڈ نامی وہ شخص اندر داخل ہوا۔ وہ امریکہ کا باشندہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے کرائے کے فائٹروں کے مخصوص انداز میں حلق سے لا یعنی آوازیں نکالی اور فضا میں آڑے ترچھے ہاتھ پیر چلا کر گویا مجھے مروب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے بظاہر اس کی آمد کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، مگر در حقیقت میں نے خود کو ایک سخت مقابلے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کو کمزور یا حقیر سمجھنا میری روایت کے خلاف تھا۔ میں نے ڈیوڈ کی حرکات و سکنات پر گہری نگاہ رکھی تھی۔ کراٹے کے فن پر اسے بہت زیادہ عبور تھا، لیکن میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ مقابلہ صرف طاقت اور مہارت سے ہی نہیں بلکہ سب سے اہم چیز حاضر دماغی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑے طاقتور اور ماہر لوگ لمحاتی چوک سے شکست کھا جاتے ہیں۔ سیاہ فام اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آندرے نے اسے ہال سے باہر جانے کی اجازت دی۔ سیاہ فام شخص بڑی تابعداری کے مظاہرے کرتے ہوئے ہال سے باہر نکل گیا۔ ڈیوڈ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں اس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے مجھ پر حملہ کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ اس نے پہلے دائیں اور پھر بائیں کک میری طرف اچھالی۔ میں نے اس کے دونوں وار خالی کر دیے۔ اپنے دونوں وار خالی جانے پر وہ رک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی جانب پھیلے ہوئے تھے اور نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے دونوں وار دراصل میری پھرتی کو پرکھنے کے لیے کیے تھے اور اب غالباً مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے کوئی مناسب زاویہ تلاش کر رہا تھا۔ دفعتاً اس نے نیم دائرے میں میرے گرد گھومنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی اپنی پوزیشن تبدیل کرتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ پر دوسرا حملہ بھی کر دیا۔ اس کا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا۔ اس کی کھڑی ہتھیلی کا نشانہ میری ہنسلی کی ہڈی تھی۔ اس کا ہاتھ اوپر سے نیچے کی جانب گر رہا تھا۔ اس وار سے بچنے کے لیے مجھے ہر قیمت پر پیچھے ہٹنا تھا۔ دائیں یا بائیں ہٹ کر وار خالی دینے کی کوشش مجھے خاصی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ دائیں یا بائیں جھکائی دینے کی صورت میں اس کی ہتھیلی کے وار سے تو بچ جاؤں گا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ مجھ پر دوسرا حملہ کرے گا جو وہ اسی جانب والی ٹانگ سے کرے گا جس جانب میں ہٹوں گا، اور اس دوسرے حملے سے بچنا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ میں نے پھرتی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا مولک وار خالی دیا۔ اس کی آنکھوں میں لمحاتی حیرت کا تاثر نظر آیا۔ پھر اس نے مجھ پر تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے۔ میں انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ہر وار سے بچ رہا تھا۔ وہ مجھے چھونے تک میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ حال میں اس کے منہ سے نکلنے والی لا یعنی آوازیں اور قدموں کی دھمک گونج رہی تھی۔ میں نے اس پر جوابی حملے سے گریز کیا تھا۔ میں اس پر کوئی اونچا وار کرنے سے بچنا چاہتا تھا۔ مجھے اس پر وار کرنے کے کئی مواقع ملے تھے، مگر میں نے وہ موقع جان بوجھ کر ضائع کر دیا۔ ڈیوڈ مجھ پر جپٹ کر حملے کر رہا تھا۔ غالباً یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ نہ تو اس کے حریف نے اس پر حملہ کیا تھا اور نہ وہ خود تابڑ توڑ حملوں کے باوجود حریف کو کوئی نقصان پہنچا پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رفتہ رفتہ اس کے انداز میں جلاڑ پیدا ہوتی جا رہی تھی۔
उसने कराटे के बुनियादी उसूल नजरअंदाज करना शुरू कर दिए और अब उस पर बस यही धुन सवार थी कि जैसे भी हो मुझे कोई एक ही ज़रब लगा दे। मिलाकर वो मौका आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। उसने दाएं हाथ की खुली हथेली और उंगलियों से मेरे चेहरे पर कारी ज़रब लगाने का फैसला कर लिया था। उसका हदफ मेरी आंखें थी। उसके अंदाजे से मैंने महसूस कर लिया कि ये उसकी आखिरी कोशिश है और उसके बाद मुमकिन है वो कराटे को एक तरफ रखकर मुझ पर बराह रास्त हमला करने की कोशिश कर दे। उसके दाएं हाथ की अकड़ी हुई उंगलियां मेरे चेहरे की सिमत बढ़ रही थी, मगर उसने अपने दिफा को नजरअंदाज कर दिया था। उस वक्त उसका पूरा जिस्म मेरे लिए एक आसान हदफ था। मैं जहां चाहता वार करता, वो अपने बचाव की पोजीशन में भी नहीं था। बस मुझे ये करना था कि उसके वार से खुद को बचाते हुए फौरी तौर पर उस पर जवाबी हमला जरूर करना था। अभी उसका हाथ मेरे चेहरे से चंद फीट के फासले तक था। मैंने 2 कदम पीछे हटकर जिस्म को मुतवाजन किया और उस पर फैसला कुन ज़रब लगाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। ये ज़रब मुझे अपनी दाएं टांग से लगाना थी। मैंने दाएं पैर को हरकत दी। मेरी टांग सामने की जानिब बिल्कुल सेध में उसके जिस्म की जानिब बुलंद हो रही थी। डेविड के हाथ को तो अपना हदफ ना मिल सका, मगर मेरी टांग ने अपना हदफ तलाश कर लिया था। भरपूर ताकत वाली किक डेविड की ठोड़ी के नीचे पड़ी थी। ठोड़ी से तकरीबन 2.5 इंच नीचे लगने वाली ये किक इंतहाई मोहलक साबित हुई। मेरे बूट की ठोकर ने उसकी सांस की नाली फाड़ दी थी।